नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक डोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपनी बात करेंगे पशुपालन के बड़े शानदार टॉपिक पशुओं में बधियाकरण यानी कास्ट्रेशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं पशुओं के अंदर आयु निर्धारण, पशुओं के अंदर वजन ज्ञात करना, पशुओं में सींग रोधन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज अपने बात करेंगे पशुओं में बधियाकरण। बधियाकरण है क्या, क्या क्या इसके बिंदु हैं, कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं में बधियाकरण या कास्ट्रेशन। शानदार टॉपिक और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता ही बनता है। पशुओं में बधियाकरण, पशुओं में बधियाकरण यानी कास्ट्रेशन क्या है और कास्ट्रेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, क्या क्या तरीके हैं। देखो राजा, दो नाम आएंगे, एक तो आएगा बधियाकरण और एक नाम आएगा नसबंदी, वैस्कोटोमी। तो दोनों में फर्क रहेगा, दोनों में फर्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अपने पढ़ते हैं बधियाकरण। बधियाकरण क्या होता है या कास्ट्रेशन क्या होता है। बधियाकरण क्या होता है, जो पशुओं के अंदर जो वृषण भाग होते हैं उन वृषणों को हटा देना पूर्णतः, जिससे पशु लैंगिक गुणों को या सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्साइटमेंट को प्रदर्शित ना कर सके। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बधियाकरण कहते हैं। बिल्कुल बधिया हो जाता है, उसके बाद उस पशु के अंदर ना तो लैंगिक लक्षण यानी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और ना ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट यानी लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं, बधियाकरण कहते हैं। पशुओं में यानी अगर बात करें पशुओं में वृषणों को यानी जो टेस्टिकल्स हैं यानी वृषण है, वृषणों को हटाकर समाप्त कर देना, जिससे लैंगिक लक्षण प्रदर्शित न हो, ये कंडीशन क्या कहलाती है, बधियाकरण। यानी जो टेस्टिकल्स हैं, जो वृषण है, इनको अपने हटा ही देंगे, बात ही खत्म। और मुख्य काम टेस्टिकल्स का होगा। देखो राजा, जब अगर अपने बात करें वृषणों की तो एक जोड़ी अपने वृषण उपस्थित होंगे। पशुओं के अंदर अगर बात की जाए, मानव के अंदर अगर बात की जाए, एक जोड़ी वृषण होंगे और इन वृषणों को पूर्णतः निष्क्रिय कर देना, या तो पूर्णतः निष्क्रिय कर देंगे यानी वर्क में नहीं आएंगे, या इनको हटाए देंगे। तो इस कंडीशन को अपने क्या कहते हैं, बधियाकरण कहते हैं। पशु बधिया हो जाता है। अच्छा, बधियाकरण करते क्यों है, कारण क्या है, बधियाकरण का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर अपने ऑब्जेक्ट देखें, इसका मेन एम देखें, उद्देश्य, बधियाकरण का उद्देश्य मांस प्राप्ति हो सकता है यानी मीट प्रोडक्शन, कृषि कार्य, यानी अगर अपने को मीट का प्रोडक्शन करना है, मांस प्राप्ति करनी है, तो उसको बधियाकरण कर देंगे। तो जो सेक्सुअल एक्टिविटी अपने करवाने वो करवाएंगे नहीं, तो सारी ऊर्जा एक ही बॉडी में इकट्ठी होगी। इसके अलावा कृषि कार्यों में जो बैल बनाए जाएंगे उसके लिए अपने क्या करते हैं, और बोलो, उसके लिए भी अपने क्या कर देते हैं, बधियाकरण कर देते हैं, है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, जो वृषण है, इन वृषणों को, टेस्टिकल्स को या तो समाप्त कर देंगे या टेस्टिकल्स को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। बोलो भैया, डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट करने से जो नर पशु है, मेल में किया जाता है ये, फीमेल में तो टेस्टिकल्स होंगे नहीं, फीमेल में तो ओवरीज होती है, पर उनके अंदर नसबंदी की प्रक्रिया पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, फीमेल के अंदर अगर बधियाकरण करना होता है तो उसको भी अलग कहते हैं। वो अब साथ साथ सारी डिटेल में साथ ही बता दूंगा आपको। तो यानी जो नर पशु है, नर पशुओं के जो वृषण है, इन वृषणों को हटा देना या इन वृषणों को निष्क्रिय कर देना,
जिससे मांस प्राप्ति की जा सके, कृषि कार्य किया जा सके या लैंगिक गुणों को समाप्त कर दे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कास्ट्रेशन कहते हैं। बोलो भैया, शाबाश। ये कहलाता है बधियाकरण। अब बात आती है कि जो बधियाकृत नर हैं उनको क्या क्या कहते हैं? अब गाय भैंस में अगर अपने बधियाकरण करते हैं तो उन बधियाकरण की आयु क्या होनी चाहिए? दूसरी बात, बधियाकरण का तरीका क्या होना चाहिए? तीसरी बात, बधियाकरण के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है? तो अपने पहले बात करते हैं बधियाकृत नरों को कहते क्या क्या है। देखो राजा, विभिन्न पशुओं के बधियाकृत नर, बधियाकृत नर, बधियाकृत नर जो कास्ट्रेट है, बधियाकृत नरों के अंदर अगर अपने बात की जाए, गाय भैंस इकट्ठा, भेड़, बकरी, ऊंट, सूअर, है ना। अपने अब देखो बधियाकरण की प्रक्रिया अपने सब में अपनाई जाती है। मुर्गी के अंदर भी लिख लेते हैं, मुर्गी में लिख देते हैं, एक नाम यहां भी लिख देते हैं मुर्गी, है ना। सभी के अंदर अपने बधियाकरण का यूज करते हैं। बधियाकरण मैंने कह दिया, देखो मांस उत्पादन भी है, तो जिन जिन से अपने मांस उत्पादन करेंगे उनको अपने बधियाकरण करेंगे, जिन जिन से अपने कृषि कार्य करवाएंगे उनसे भी अपने, अब कृषि कार्य कोई मुर्गी कृषि कार्य को नहीं है, मुर्गी से मांस या अंडा उत्पादन होगा अंडा तो अपने मुर्गी में करेंगे, लेकिन मुर्गे से अपने मांस। अब यह थोड़ी है मुर्गी ला जोड़ दियो, मुर्गी जो खेत में बीज बीजन आगे बात में खेत में मुर्गी बापड़ी हड़के आगे फाड़ जड़ी तो वह मुर्गी, है ना। हाँ शाबाश। तो मुर्गी से कृषि कार्य थोड़ी कराएंगे। हाँ, तो अपने अब इनकी बात करते हैं कि जो पशु हैं, इन पशुओं के बधियाकृत नरों को कहते क्या है। अब अगर अपने बात करें गाय और भैंस में, गाय और भैंस का जो बधियाकृत नर है इसको कहते हैं बुल्क। क्या कहते हैं? बुल्क कहते हैं। भेड़ का बधियाकृत नर क्या कहलाता है? विडर कहलाता है, विडर। बकरी बैफ और बक बक क्या कहलाता है? बक। ऊंट का बधियाकृत नर क्या कहलाता है? गिल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? गिल्डिंग। सूअर जो है, सूअर का बधियाकृत नर होग कहलाता है। क्या कहलाता है? होग। और जो मुर्गी है, मुर्गी का बधियाकृत नर कहलाता है केपन। क्या कहलाता है? बोलो भैया, केपन। समझ गए ना बात है। हाँ, तो अपने पास ये है बधियाकृत नर, यानी गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, ऊंट में, सूअर में, मुर्गी में, ये है बधियाकृत नर जिनका अपनों ने कास्ट्रेशन की प्रोसेस की, और इस कास्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद इनको क्या कर दिया अपनों ने? बधिया कर दिया, कास्ट्रेट कर दिया। अब अपने बात की देखो, ये सारी बातें अपने जब अपने गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट मैंने आपको पढ़ाया वहां भी मैंने बता दिया था, ताकि जकी ब्याह दिया वैसा का सागी काट दिया, वहां भी अपने बात की थी बधियाकृत नर को ये कहते हैं, प्रौढ़ को ये, मादा को ये। यहां भी मैं बता रहा हूँ, उन वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गाय भैंस भेड़ बकरियां, वो भी आप चेक कर लेना, है ना। तो वो भी आपको बात साथ साथ में समझ आ जाएगी। वहां अपनों ने देखो डिटेल छोड़ी नहीं है। अगर गाय पढ़ी है तो टोटल भाई साहब गांव में को कति पर्सन कौन छोड़ी शो की पेपर में आज कभी जी ये पर्सन करवाया नहीं, टोटल बातें जितनी पॉसिबिलिटी थी उतनी करवा दी। और फिर कोई और ही आई जे भाई जी अभी चीज को कोई नमेड़ को नहीं, समझ के बात ना। पर हाँ, जितने पर्सन बनते हैं उतने मोटे मोटे पर्सन, छोटे छोटे पर्सन, बहुत ही छोटे सारे करवा दिए। उसमें गाय का पूरा परिचय करवाया है, एवं गाय की श्वसन दर से लेकर गाय के अंदर नाड़ी दर वो भी उसमें पढ़ी है अपनों ने। दूसरी, गाय की सारी नस्लें, गाय की जनगणना साथ में पढ़ ली। गणना, पशु गणना का टॉपिक अलग नहीं कराएंगे अपने, पशु गणना प्रत्येक पशु के साथ साथ करवा दी मैंने, समझ के बात ना। तो उन सभी को आप साथ साथ चेक कर लेना। अपने अलग इसलिए नहीं कराई क्योंकि पशु गणना जब मैं एक साथ में करवाऊंगा तो बहुत बड़ा डाटा होगा, जिसमें गाय 2019 में इतनी, 20 में इतनी, 17 इतनी, मतलब कहने का मतलब ऐसे बहुत सारा डाटा है, इतनी प्रतिशत वृद्धि यहाँ एक एकड़ तो मैं ट्रिक सी मार के इसको वैसे पढ़ लो, इसको यहाँ कर दूंगा, धन दे दूंगा गोली,
बिग बात है, जाओगा भूल, ऐसे नहीं करना। गाय को गाय के साथ ही पढ़ोगे तो एक डिजिट में याद हो जाएगी, क्योंकि गाय गाय जब पढ़ेंगे तो वो वहां याद हो जाएगी। जब ऊंट पढ़ोगे तो ऊंट के साथ हो जाएगी, और जब ये सारी इकट्ठी पढ़ोगे तो रोड की दौड़ हो जाएगी। तो एक को इंडिविजुअली पढ़ना आप, उससे आपकी दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए ना। हाँ, अब मैं ये ट्रिक बना लूं या नाटक करूं दरसा कभी यहाँ होशिर आ ट्रिक है या कौन है भाई। हकीकत में जब पेपर में बैठोगे ना तो ट्रिक हो जाएगी साफ, सीधा हिसाब है। फिर तो ये सोचो के जैसे बिंग यहाँ कर गई और वो एक्टर आयो और वाह यहाँ बिंग अंदर यहाँ बतायो की को नहीं भूल जाओगा, इतना समय नहीं होता पेपर के अंदर, समझ के बात ना। फैक्ट याद होना चाहिए, बिल्कुल सीधा याद रखना है अपने को कि अगर 20 मिलियन संख्या बढ़ी थी तो वो वहां बढ़ी थी, 0.5 मिलियन घटी थी तो घटी थी, समझ गए ना। ऐसे याद रखना पड़ेगा, ट्रिक के सारे नहीं चलना है भैया। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रश्नों का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, डिजिट से याद रखनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी के साथ रिलेट कर लिया, जैसे बकरी है बक, अब मैं अठे या गानों गान लाग जो बुल्लक कहते हैं वीडर को बक, ऐसे नाटक नहीं करने भैया, अपने बात करनी है डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट। सुअर को होग कहेंगे, ऊंट को गिल्डिंग कहेंगे, याद रखना पड़ेगा, बात सीधी है। बकरी में बक है, भेड़ में विडर है, गाय भैंस में बुल्क है, और मुर्गी में क्या होता है बोलो केपन कहते हैं। आगे ना बात समझ में, ये सारे के सारे क्या है, इनके बद्धियाकृत नर है, समझ गए। बुल्क, विडर, बक, गिल्डिंग, होग और केपन, समझ गए, ये है बद्धियाकृत नर। अब इसका कार्य अपने देखो, ये कृषि कार्य में आ जाएंगे, मांस में आ जाएंगे। मांस, ऊंट का तो मांस में प्रतिबंध है ना, राज्य के पशु की घोषणा कर दी गई थी, अपने बात की थी। सूअर मांस में आ जाएगा, ये भी मांस में आ जाएगा, तो मांस उत्पादन के लिए इनका प्रयोग अपने करते हैं। ये तो बात आ गई बद्धियाकृत नरों की, ठीक है। लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करेगा, प्रश्न हटाकर अपने समाप्त कर देंगे, ठीक, इतनी बात आ गई। अब इसी के साथ अगर अपने बात करें मुख्य किस ऋतु के अंदर, अगर अपने बात करें कि बद्धियाकरण के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है, मौसम कौन सा है बद्धियाकरण के लिए, बद्धियाकरण के लिए ऋतु यानी कौन सी ऋतु की आवश्यकता होती है, यानी जब अपने पशुओं को बद्धियाकरण करेंगे तो कौन सी ऋतु की आवश्यकता होगी, तो शीतकालीन, शीत ऋतु, जो शीत ऋतु है ये बद्धियाकरण के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया मेथड है और सबसे बढ़िया विधि है भैया। बद्धियाकरण के अंदर विधि का मतलब इस समय के अंदर किसी भी विधि, चाहे वो देसी विधि तो करनी नहीं है, अब अपने पढ़ेंगे देसी विधि क्या होती है। इसके अलावा चाहे वो गर्डिजो कास्ट्रेटर है, चाहे वो इलास्ट्रेटर है, चाहे वो शल्य चिकित्सा है, चाहे वो कोई भी रसायन है, उसके द्वारा अगर अपने करेंगे तो बद्धियाकरण का लिए सही समय माना जाएगा। समझने के बाद क्या, तो जो बद्धियाकरण के लिए बेस्ट ऋतु मानी जाएगी वो कौन सी ऋतु मानी जाती है, शीत ऋतु मानी जाती है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब अपने ये स्क्रोटम होगा ना तो स्क्रोटम के पास से दो चीजें जाएंगी, ठीक है ना। एक तो स्पर्मेटिक कोड जाएगा, स्पर्मेटिक कोड वृषण रज्जु, एक तो होती है राजा वृषण रज्जु। और इसके अंदर क्या होता है, जब बद्धियाकरण करते हैं ना तो वृषण रज्जु की रांद काट दी जाती है सबसे पहले। ये वृषण रज्जु जो स्पर्मेटिक कोड है ना, ये इन्हीं टेस्टिकल्स को ऑक्सीजन है, ब्लड है, ये सारा पोषण पहुंचाती है, और जो स्क्रोटम की शेप एंड साइज है वो बनी रहती है और स्क्रोटम जिंदा रहते हैं। जब अपने बद्धियाकरण करेंगे ना, सबसे पहले इस स्पर्मेटिक कोड को ही, और दूसरी वास्ट डिफरेंस, इन दोनों का कनेक्शन बिल्कुल ही खत्म ही कर देंगे, इनको यहां से दबाएंगे। अब अपने आगे मेथड पढ़ेंगे उसके अंदर मैं और आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। इनको यहां से इतना तगड़ा दबाया जाता है कि इसका संबंध यानी टेस्टिकल्स वृषण का संबंध बिल्कुल वृषण रज्जु से टूट ही जाता है, लिंक ही टूट जाता है। अब इनके पास ना तो ऑक्सीजन आएगी ना इनके पास ब्लड आएगा, पड़े पड़े अंडकोश में, अब ये पूरा का पूरा अंडकोश है, टेस्टिकल शैक है जो, ये अंडकोश के अंदर जितने भी वृषण हैं, जितने भी का मतलब कितने के थोड़ी हैं, दो ही तो हैं, दो वृषण है, ये वृषण सूख जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। पशु बस अब केवल का तो मांस के लिए बच गए का कृषि कार्य के, किसी भी टाइप की कोई भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट और सेक्सुअल एक्टिविटी को ये प्रदर्शित
नहीं करता। एक बात और बता दूं मैं जो महत्वपूर्ण है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, किस बुल को या किस नर को झुंड में रखा जाता है जो गायों के मध्यकाल की पहचान करता है? वो टीजर बुल होता है। कौन सा होता है? टीजर बुल। बद्याकृत नहीं होता है वो, एक बात ध्यान रखना, वो नसबंदी किया हुआ सांड है। नसबंदी किया, जिसमें वैस्कोटोमी करवा दी, अपने नसबंदी करवा दी, वो सांड ही बता सकता है। बद्याकृत सांड में तो कोई मतलब ही नहीं है, शांत है बिल्कुल, कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। और खेत में कितना उसके मन में ही नहीं है। मन में का मतलब इसके जो वृषण रज्जु से वृषण निष्क्रिय हो गए, वृषण निष्क्रिय हो गए तो ना तो हार्मोनल कोई एक्टिविटी आ रही है, ना कोई ग्लैंड से कोई हार्मोन जा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो वो बद्याकृत नर झुंड में नहीं रखेंगे। झुंड में मादाओं के हीट पीरियड को जानने के लिए जिनको रखा जाता है वो टीजर बुल है। मैंने तो यहाँ बुलक लिख रखा है ना, तो बद्याकृत को बुलक कहते हैं। पेपर में प्रश्न आ जाता है मादाओं में मध्यकाल हीट पीरियड को पहचानने के लिए किस प्रकार के नर का प्रयोग किया जाता है, तो नसबंदी किए हुए सांड होते हैं। उनमें नसबंदी के अंदर क्या होता है, इन वृषण रज्जुओं का वृषण से संबंध नहीं तोड़ा जाता है, केवल जो शुक्राणु वाहिनियां होती है, शुक्राणु वाहिनियों को रोक दिया जाता है ताकि शुक्राणु रहित वीर्य निकले, अगर निकले तो भी। समझ के बात है ना? वृषण रज्जु को तोड़ा नहीं जाता। इट मीन्स जो नसबंदी होगी उसमें वृषणों को कोई नुकसान नहीं होगा। वृषण बिल्कुल सुचारू रूप से वैसे ही रहते हैं, वैसी प्रक्रिया हो जाती है। अब इसको अपने देसी भाषा में समझते हैं। अब पुरुषों के अंदर अगर नसबंदी करवाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भविष्य में अब वो कभी भी अगर वो नसबंदी ओपन करवा दे दोबारा तो वो आगे मतलब संतान उत्पन्न करने कैपेबल नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केवल जो वीर्य वाहिनियां होती हैं उनको दबाया जाता है और उन वीर्य वाहिनियों को रोक दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है उनका डिस्चार्ज ना हो। बाकी स्क्रोटम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हेल्थी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वृषण रज्जु है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, वो ऑक्सीजन है, ब्लड पहुंचाती रहेगी। लेकिन बद्याकृत में ऐसा नहीं है। बद्याकृत कहते हैं भाई साहब हम कोई किसी प्रकार के ढीली नहीं रखेंगे, हम पक्के में काम कर देंगे, ये लो वह छुट्टी। अब ये वृषण को सूख जाएंगे, अब दोबारा तुम चाचो के बीच दोबारा कुछ नहीं होगा इसमें, एक बार में काम पक्के में। समझ गए ना? ये बद्याकृत नर होंगे। तो नसबंदी और बद्याकरण में ये फर्क रहेगा। नसबंदी के अंदर तो वृषण रज्जु को तो वैसे रखेंगे, वीर्य वाहिनियां जो हैं यानी शुक्राणु वाहिनियां, वीर्य वाहिनियों को दबाया जाएगा, उनको रोक दिया जाता है। उनको तो या तो शल्य चिकित्सा द्वारा काट के बांध दिया जाएगा, दोबारा जोड़ा जा सकता है। महिलाओं में अपने देखते हैं ना, महिलाओं में जब अपने नसबंदी करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है, और दोबारा जब उसको सही करवाते हैं तो दोबारा वो कैपेबल हो जाता है। सेम कंडीशन होती है। पुरुषों में भी ऐसा हो सकता है, ऐसे पशुओं में होता है। समझ गए बात? तो इस चीज को समझाने के लिए उदाहरण अपनी बात करते हैं। ऐसे इसके अंदर है। तो ये बद्याकरण और नसबंदी, नसबंदी के बारे में और आगे अपने डिटेल से और भी पढ़ेंगे, साथ आता है तो मैंने साथ साथ इसकी बात बता दी। तो पर्सन समझ गए ना आप? यानी जो नसबंदी किए हुए सांड है, जो टीजर बुल है, उन टीजर बुल को रखा जाएगा वहां पे उनके साथ में, गायों और भैंसों के साथ में। ठीक है। और मुर्गियों के अंदर जो बद्याकृत जो नर होते हैं इनको कैपन कहते हैं। और बद्याकरण की क्रिया केपेनाइजेशन, केपेनाइजेशन कैपेनाइजेशन कहलाती है। समझिए बात क्या? वैसे कास्ट्रेशन है, कास्ट्रेट कहेंगे, मेल है उसको कैपन कहते हैं। जो मेल ऋतु है वो कौन सी है? शीत ऋतु के अंदर अपने बद्याकरण की प्रक्रिया करते हैं। आगे बात समझ में क्या? ये शीत ऋतु के अंदर बद्याकरण की प्रक्रिया आ जाती है। इसके साथ और देखो राजा, चलो इससे पहले क्या है, ये इनके नाम, इन तीनों के नाम लिख दो आप, जल्दी जल्दी लिख दो, 1 मिनट मारो। हाँ, तो अब अपने बात करेंगे जो बद्याकरण अपने अभी तक तो क्या बात की कि जो नर हैं उनके बद्याकरण को क्या कहते हैं, बद्याकरण का वर्ग क्या है या बद्याकरण किया क्यों, ऋतु कौन सी इंपॉर्टेंट थी, जैसे शीत ऋतु इंपॉर्टेंट थी, केपन मुर्गी के अंदर होग हो गया, गिल्डिंग हो गया और बुल्क हो गया, है ना, ये सारे विडर हो गया, बक हो गया, ये सारे के सारे क्या थे, बद्याकृत
मेल थे, है ना। अपने बात कर ली थी पशुओं के बध्यकरण के बारे में, उद्देश्य के बारे में बात कर ली, क्या उद्देश्य क्या था अपना, मेन ऑब्जेक्ट क्या था। दूसरों ने अपने बात कर ली बध्यकृत नरों के बारे में, यानी बध्यकृत नर कौन कौन से हैं, यानी बध्यकृत नरों क्या कहते हैं। तीसरी बात जो ऋतु थी, कौन सी ऋतु इंपॉर्टेंट है वो अपने बात कर ली। अब अपने ऋतु के बाद अगर बात करें मेन आयु की, एज फैक्टर की, यानी कौन सी आयु के अंदर अपने बध्यकरण करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही एक और बात बता दूं मैं साथ ही, जो मादा पशु हैं, जो मादा है, नवजात मादा होगी, मादा पशुओं के नवजात अवस्था में बध्यकरण करने को स्पेइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेइंग। यहां नाम लिख देता हूं, मादा को बध्यकरण, स्पेइंग क्या कहलाता है, स्पेइंग। नवजात अवस्था में होगा, ये छोटी अवस्था के अंदर होगा, स्पेइंग कहते हैं। नवजात अवस्था के अंदर, छोटी अवस्था में, जब मादा पशु के अंदर, केवल मादा ही बात करूं क्योंकि मुख्य जो बध्यकरण का काम किया जाता है वो नर पशुओं में किया जाता है। अगर मादा पशुओं में अगर अपने ये काम करेंगे तो इसको स्पेइंग कहते हैं। अब अपनी बात करते हैं आयु की। आयु देखो राजा, अगर अपने बात करें गाय और भैंस में, गाय और भैंस में अगर बध्यकरण की आयु की बात की जाती है तो बात की जाती है राजा 1 से 1.5 वर्ष के बारे में। कितना, 1 से 1.5 वर्ष का जब वो हो जाता है तो बध्यकरण की मुख्य मानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें सूअर के अंदर, सूअर के अंदर 1.5 से 2 माह। ठीक है। हाँ, अधिकतम जो अधिकतम है इसके अंदर, अधिकतम अगर अपने बात करते हैं, अधिकतम की अगर बात करें तो 2 वर्ष लिख सकते हैं अपने, है ना। 1 से 2 वर्ष अपने कह सकते हैं अधिकतर। बहुत ज्यादा बड़ी उम्र होने पर बध्यकरण के अंदर कष्ट उत्पन्न होता है, यानी पीड़ा होती है पशु को। ठीक है ना। 1.5 से 2 माह के अंदर है। और अगर अपने बात करें भेड़ बकरियों में, भेड़ बकरियों में, भेड़ बकरी के अंदर अगर अपने बध्यकरण करने हैं तो 2 से 3 माह की आयु, 2 से 3 माह के अंदर, यानी जो गाय भैंस है उसके अंदर 1.5 से 2 वर्ष कह दो, या 1 से 2 वर्ष, सूअर के अंदर 1.5 से 2 माह, और भेड़ बकरी में 2 से 3 माह। अपने ऐसे कह सकते हैं 1.5 और 1.5 3 हो गया, है ना। तो 2 से 3 माह भेड़ बकरियों में अपने 2 से 3 माह की आयु के अंदर बध्यकरण कर देंगे। गाय के अंदर 1.5 से 2 वर्ष के अंदर, मुख्य तो ये लिखा जाता है अपने 1.5 से 2 वर्ष। ठीक है। निम्नतम ये है, अधिकतम ये है। इसके अलावा 2 से 3 माह किसमें लिख देते हैं, भेड़ बकरी में, सूअर में आ जाता है 1.5 से 2 माह। देखो यहाँ मंथ है, यहाँ ईयर है, ये फर्क रखना। कहीं आप कह दो कि सूअर के अंदर 2 वर्ष तक, भेड़ में ऐसे गलत नहीं पढ़ना है। मंथ की जगह मंथ पढ़ना है, ईयर की जगह ईयर पढ़ना है। ये है मेन एज आ गई कि भाई अपने इस एज के अंदर बध्यकरण करना है। ऋतु अपनों ने बात कर ली थी, कैसी ऋतु थी, शीत ऋतु थी। शीत ऋतु के अंदर अपने, यानी सर्दियों का जो टाइम है, जो अब चल रहा है, जैसे दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के अंदर शीत ऋतु सबसे शानदार मतलब मानी जाती है। यानी इस समय के अंदर अपने बध्यकरण करना चाहिए। बध्यकरण की सक्सेस रेट ज्यादा रहती है, चांस ज्यादा रहते हैं। तो बध्यकरण हो गया, आयु होगी। अब अपने बात करते हैं बध्यकरण की विधियों के बारे में। विधियां, बध्यकरण की विधियां कौन कौन सी हैं। देखो राजा, बध्यकरण की काफी विधियां अपने पास, पर अपने कौन कौन सी पढ़ेंगे, कौन कौन सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अरे बोलो भाई जी, हाँ रे, ते तो एन सीरियस हो रहे हो, गुजरात तो थे, बध्यकरण करके छोड़ोगा डांग रहा हूँ। अरे भाई साहब, टॉपिक है, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। बध्यकरण की विधियों की अगर बात की जाए राजा, तो अपने मैं यहाँ 3 नाम लिखूंगा। पहली विधि कौन सी विधि है, देसी विधि। दूसरी राजा है वैज्ञानिक विधि। कौन सी विधि, वैज्ञानिक विधि। और 3 नंबर पर अपने लिखते हैं रसायनों द्वारा। क्या नंबर लिखते हैं, रसायनों द्वारा, रसायनों द्वारा। ये 3 विधियां अपने यूज करते हैं पशुओं के अंदर, कास्ट्रेशन में या बध्यकरण में। सबसे पहला प्रश्न आता है कि इन तीनों विधियों में सबसे क्रूर
और अमानवीय विधि कौन सी है? क्रूर मतलब धाप के क्रूर, तो कौन सी है? देसी विधि है। सबसे अच्छी मानी जाती है वैज्ञानिक विधि, और तीसरी रसायन है। अच्छी वैज्ञानिक क्योंकि टेक्निकल काम करेंगे, ये चीज आएंगी। विधियों के अंदर अपने पास 3 विधियां हैं, देसी विधि, वैज्ञानिक विधि और रसायनों द्वारा बध्यकरण किया जाता है। बोलो वाह, टाबर मैं कति सियाना है, जब जच के बैठे। ओहो, वैज्ञानिक विधि के मैं 3 नाम लिखता हूं राजा, इन तीनों के द्वारा बध्यकरण करते हैं। पहला बर्डीजो कास्ट्रेटर, बर्डीजो कास्ट्रेटर, ये उपकरण यूज करेंगे। एक राजा इलास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर, और एक आती है शल्य चिकित्सा, बाय सर्जिकल मतलब चिकित्सा। इसको सही करते हैं थोड़ा सा, शल्य चिकित्सा द्वारा, है ना। 3 नाम आएंगे विधियों के अंदर, और रसायनों के अंदर केवल रसायन आएंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा बध्यकरण के विधियों के नाम। तो देसी विधि है रजा, 2 नंबर पे है रजा कौन सी? वैज्ञानिक विधि, और 3 नंबर है रजा रसायनों के द्वारा। सबसे क्रूर और अमानवीय कौन सी है? देसी विधि सबसे ज्यादा क्रूर है और अमानवीय विधि है। अच्छी विधि दोनों ही है, वैज्ञानिक और रसायन। अब अपने बात करते हैं देसी विधि के बारे में, क्योंकि देसी विधि क्रूर और अमानवीय है, तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना इससे कोई पेपर में प्रश्न आएगा, पर मैं आपको बता देता हूं। इस विधि में क्या किया जाता है? पशु को बलपूर्वक जमीन पे गिरा लेंगे। जमीन पे गिराने के बाद जो पिछली टांगे हैं उनसे वृषणों को या जो टेस्टिकल्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये टेस्टिकल्स होंगे, ये टेस्टिकल्स हैं, इनके साथ मैं 2-2 जॉइंट बना रहा हूं। ये पशुओं के टेस्टिकल्स होंगे, इनको पिछली टांगों से टेस्टिकल्स को बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद या तो लकड़ी की कैंची की सहायता से, यानी 2 लकड़ियां लेंगे और एक ऐसे कैंची बना लेंगे, अपने बढ़ाते हैं ना कैंची सी, 2 लकड़ियां लेंगे, एक जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं अपने, हाँ जैसे ये है। अब इन 2 के सहायता से अपने एक लकड़ी कैंची बना ली, और इन कैंचियों के बीच में यहां पर इन जैसे ये स्थान में यहां पर वृषणों को रखा जाता है। वृषणों को मतलब अंडकोश को, और एक जना यहां से और दूसरा जना से पकड़ के इन दोनों को अच्छे से पींच देते हैं, दबा देते हैं, फोड़ ही देते हैं। तो इससे बिल्कुल यहां पर क्या होगा, इन दोनों को बिल्कुल टिका के इन कैंचियों के बीच में से लेंगे और इन कैंचियों से इन दोनों को अपने अच्छी प्रकार से दबा देंगे। इससे पशु को बहुत ज्यादा पीड़ा और दर्द होती है। कभी कभी जब स्टार्टिंग के अंदर क्या होता, पत्थर की सहायता से अंडकोशों पर प्रहार किया जाता था और वृषण तोड़ दिए जाते थे, जिससे पशु को असहनीय पीड़ा, दर्द और रक्तस्राव भी हो जाता था, और पूर्ण रूप से बध्यकृत भी नहीं हो जाता था, और पीड़ा से पशु मर भी जाता था। इतनी क्रूर और अमानवीय विधि थी। कौन सी विधि? देसी विधि। इसी क्रूरता के कारण और इसी अमानवीय बर्ताव के कारण, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पशु को बेइंतहा दर्द होता है, बेइंतहा, और पशु मर जाता है। तो इस विधि को रोक भी दिया गया है, यूज भी नहीं की जाती, और इसमें बध्यकरण भी नहीं होता। अब वृषण फोड़ने से बध्यकरण थोड़ी होगा, बध्यकरण तो केवल स्पर्मेटिक कोर्ड पर, और जो वास डिफरेंस है ना, जो वास डिफरेंस है, वीर्य वाहिनियां है, उनको बंद करने से काम होगा। लेकिन देसी विधि इस प्रकार इस विधि का प्रयोग किया जाता था, जो बड़ी ही क्रूर, दयनीय और अमानवीय विधि थी। तो इस विधि को बैन ही कर दिया, मतलब रोक दो, इस विधि का कहीं यूज नहीं करना है ना। समझ गए बात क्या? तो इस प्रकार ये विधि कर दी बंद। अब अपने बात करते हैं वैज्ञानिक विधि और रसायनों के बारे में। वैज्ञानिक विधि बर्डीजो कास्ट्रेटर है, इलास्ट्रेटर और शल्य चिकित्सा द्वारा, और रासायनिक विधि के अंदर अपने कृत्रिम रसायनों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम रसायनों का। कृत्रिम रसायनों का अपने प्रयोग करेंगे और इन रसायनों के द्वारा अपने पशु को बध्यकरण करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये था सामान्य परिचय बध्यकरण का, यानी पशुओं को कृषि कार्य के लिए, मांस उत्पादन के लिए उनकी जो
वृषण है, इन वृषणों को निष्क्रिय कर देने की जो प्रक्रिया है इसको बध्यकरण करते हैं या बध्यकरण कहते हैं। इसके अंदर पशुओं से अपने मांस उत्पादन, कृषि कार्य या जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होने वाले रोग हैं उन रोगों से बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, बध्यकरण करते हैं। बध्यकरण के लिए अपने आयु निर्धारित कर ली। आयु अपने गाय भैंस में 1.5 से 2 वर्ष और भेड़ बकरियों के अंदर अगर अपने बात करी जाए तो कितनी थी, 2 से 3 माह। सूअर के अंदर भी 1.5 से 2 माह की बात थी। इसके अलावा जो मुख्य ऋतु थी, ऋतु कौन सी थी, शीत। मादाओं को जो अपने बध्यकरण करते हैं उसको कहते हैं स्पेंग। विधियां अपने पास 3 है। देसी विधि आपको मैंने बता दी। उसके बाद अपने बात करते हैं वैज्ञानिक, और तीसरी विधि कौन सी है, रसायनों के द्वारा। तो ये बध्यकरण से संबंधित सामान्य सामान्य बातें थी। इन सभी के आप शानदार नोट्स बनाओ, शानदार पढ़ो, और नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करते हैं बध्यकरण की वैज्ञानिक विधि के बारे में कि वैज्ञानिक विधियों से बध्यकरण अपने कैसे करना चाहिए, कौन कौन से इसमें से ज्यादा दर्द वाली विधि है। जैसे मान लीजिए बर्डी जो कास्ट्रेटर है तो इटली के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। इलास्ट्रेटर में रबर के छल्ले चढ़ाएंगे, शल्य चिकित्सा में चीरा लगा के अंडकोश बाहर निकाल देंगे, बात ही खत्म। ये सारों जट्टू जाओ डॉक्टर का भाई जी, मैं तो टेंशन नहीं लेने दे, लेकिन इसमें पीड़ा ज्यादा होती है क्योंकि टांके लगते हैं, सारी व्यवस्था होती है। और रसायनों के अंदर कृत्रिम रसायन दिए जाते हैं, फीमेल सेक्सुअल जो हार्मोन रिलीज करने वाले रसायन है, केमिकल्स, वो दिए जाते हैं जिससे मेल कन्वर्ट हो जाता है। समझ के बात क्या, ऐसी कंडीशन अपने पढ़ेंगे। तो इन सभी के आप नोट्स बनाओ और इनके बारे में आप बढ़िया पढ़ोगे। कब करवाना है, कौन सी वृषण, अब इसके अंदर मेन स्पर्मेटिक कॉर्ड है, मैंने कह दिया वृषण रज्जु, वृषण रज्जु और वृषण रज्जु, जिसको मुख्य दबाया जाता है। दूसरा वास्ट डिफरेंस है जो अपने इसके अंदर पड़ेगा बर्डी जो कास्ट्रेटर में। तो इन सभी के आप शानदार नोट्स बनाओ, शानदार इनको पढ़ो और शानदार इनके बारे में लिखो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।